नमस्कार दोस्तों, आज हम एनिमल हस्बेंड्री को 70% लगभग कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी इस वन शॉट वीडियो में। एनिमल हस्बेंड्री में देखो आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये तो अपने को सारी पढ़नी है, ठीक है, शब्दावली वगैरह। तो ये जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन मेन टॉपिक्स पर आएंगे। सबसे पहले देखो परिभाषा। इसमें पशुपालन होता क्या है? पशुओं का आवास, आहार, प्रजनन और स्वास्थ्य, इन तीनों की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, ठीक है। और अपन आवास के अंदर तो अपन पढ़ते हैं पशुओं के शेड वगैरह कैसे रखते हैं, आवास के लिए कितनी जगह चाहिए, ठीक है। आहार में कितना आहार देना चाहिए बछड़े को, नवजात बछड़े को, मादा पशु को, ठीक है। प्रजनन की अवस्था में ये सब भी अपन पढ़ते हैं, प्रजनन भी पढ़ते हैं, ब्रीडिंग वगैरह पढ़ते हैं, नस्लें वगैरह पढ़ते हैं, स्वास्थ्य पढ़ते हैं, रोग एवं उसकी यानी कि वैक्सीन वगैरह पढ़ते हैं, सारी दवाइयाँ वगैरह, ठीक है। और उससे लाभ प्राप्त करते हुए यानी कि लाभ के लिए अपन यानी कि डेयरी साइंस, दूध वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यानी कि सारा पशुपालन के अंदर ही आ गया, आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट करते देखो अपन। अब इसमें बेसिक चीज़ें याद रखनी है अपने को थोड़ी सी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और राजस्थान के कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ठीक है। और राजस्थान पशुपालन एवं डेयरी गोपालक मंत्री है जोराराम कुमार, ठीक है। दूसरी अपने को क्या बात याद रखनी है? दूसरी अपने को याद रखनी है कि अर्थशास्त्र में सबसे पहले पशुपालन का उल्लेख मिलता है अपने को 3000 से 6000 ईसा पूर्व। तो अपने को वैसे वो नॉर्मली पूछ ले तो 6000 ईसा पूर्व से अपने यानी कि इतिहास यानी कि ग्रंथों में मिलता है पशुपालन का। अब उसके बाद पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना। अब शब्दावली देखो। चयन, किसी भी पशु में अपनी इच्छा अनुसार या अच्छे गुण वाले पशु का चयन करना सिलेक्शन कहलाता है। जैसे अपन सुपरवाइजर में सिलेक्शन 1100 लोगों का ही तो होगा भीड़ में से, तो जिनका सिलेक्शन होता है यानी कि वो अच्छी चीज़ में। और कलिंग क्या होता है? यानी कि छटनी करना, ठीक है, यानी कि छटनी, किसी भी पशु समूह में से बीमारी अवांछित पशु को निकालना, बाहर करना, है ना, ठीक है। अब उसके बाद डॉकिंग। भेड़ में 1 से 2 सप्ताह की उम्र में पूंछ काटने की क्रिया को डॉकिंग कहते हैं। भेड़ की पूंछ को परजीवियों के म्यूजियम कहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अन्य पशुओं में पूंछ को काटने की क्रिया को डिटेलिंग कहते हैं। टेल कटर यंत्र द्वारा काटी जाती है। सबसे मैंने याद रखना 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। इनसे डिसबडिंग, डिहार्निंग, ये भी 1 से 2 सप्ताह में होता है। पशुओं के सींगों को हटाना, ये अपन आगे पढ़ेंगे। डिबिकिंग, मुर्गियों में 1 माह की उम्र में चोंच को हटाना, उनमें 1 से 2 सप्ताह, इसमें 1 माह, ठीक है। ऊपर की चोंच यानी कि क्या करते हैं? ऊपर की चोंच को 1/4 भाग और नीचे की चोंच का 1/8 भाग हटाते हैं, ठीक है, डिबिकर यंत्र की सहायता से। अब डीवर्मिंग। डीवर्मिंग क्या होता है? मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना, ठीक है। फर्स्ट डीवर्मिंग 4.5 माह पर और दूसरी डीवर्मिंग करते हैं 6 माह पर, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा है नहीं फर्स्ट सेकंड का। अब अपनी याद करते हैं कैनाबोलिज्म। इसमें क्या होता है? मुर्गियां आपस में एक दूसरे को चोंच मारकर नुकसान पहुंचा लेती है, इसे स्वजातीय भक्षण कहते हैं। ये NaCl कमी से होता है, तो ये थोड़ा लेवल लगता है इसमें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, ठीक है। फेपोनाइजेशन, बधियाकरण, मुर्गों की प्रजनन क्षमता समाप्त करना, उद्देश्य अधिक मांस की प्राप्ति हेतु, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। सर्जरी द्वारा, हार्मोन्स द्वारा। हार्मोन में डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं, जो क्या है कि नर के गुण समाप्त कर देता है, ठीक है। और अब देखो फ्लशिंग। भेड़ को प्रजनन मौसम शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार फ्लशिंग कहलाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रजनन दर बढ़ाने हेतु और मल्टीपल ओवुलेशन हेतु, यानी कि ज़्यादा बच्चे प्राप्त करने हेतु। और दूसरा कि भेड़ बकरी जब बच्चे देती हैं तो बहुत से यानी कि ऐसे केस होते हैं यानी कि मर जाते हैं वो, बच्चे की जीवन जीने की यानी कम होती है, ठीक है, क्षमता। तो उसमें क्या करते हैं 10 से 20% लैंप का आपको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। स्टीमिंग अप, गाय भैंस को प्रसव से 6 से 8 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आप इसको यानी कि 2-3 बार सुनोगे पढ़ोगे तो हो जाएगा ये तो, ठीक है। क्योंकि इससे एक आध कवर क्वेश्चन आ ही सकता है। देखो डाउन कवर, 42 से 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कास्टिक, हाँ देखो, पशुओं को विभिन्न क्रियाओं, खुर काटना, सिंगरोधन, बधियाकरण, सर्जरी हेतु जमीन पर नीचे गिराना। और नीचे गिराते किसे? दाई तरफ गिराते, क्योंकि बाई तरफ पेट होता है, रूमेन होता है, उसमें चोट लग जाएगी तो पशु के आफरा वगैरह, गैस वगैरह बन जाएगी, पेट में लग सकती है, इसलिए दाई तरफ गिराते हैं। याद रखो अपने पेट है ना बाई तरफ है, तो पशु में बाई तरफ है, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना। विधि है देखो, रीयूज सर्वोत्तम विधि है, बुरलेज सेकंड विधि। अब रीयूज क्यों? यानी कि फिर से यूज करना है। सर्वोत्तम इसलिए रीयूज, नाम से कनेक्ट करो। रीयूज मतलब फिर से यूज करना, अपने को फिर से यूज उसी चीज़ को करेंगे, उसी प्रोडक्ट को, उसी विधि को, जो यानी कि अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। दूसरा आप देखो ब्रोइलर। 6 से 8 सप्ताह के मांस वाले चूजे को या मुर्गियों को ब्रोइलर कहते हैं, ठीक है। और इनका वजन होता है 1.5 kg। ये इतना याद नहीं रखना, ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन उठ आ सकता है। देखो ब्रोइलर, रोस्टर, लेयर्स और ग्रोअर मैनेजमेंट, इनसे क्वेश्चन बनने के चांस अगर इसमें टर्मिनोलॉजी में बना तो। ब्रोइलर 6 से 8 सप्ताह के हो गए, ठीक है। रोस्टर 9 से 12 सप्ताह के हो गए, ठीक है। उसके बाद लेयर्स क्या होते हैं? अंडे उत्पादन वाली मुर्गियाँ होती है। रोस्टर और ब्रोइलर और रोस्टर तो हो गए यानी कि मांस उत्पादन के लिए भी। लेयर्स अंडा उत्पादन करने वाली, ठीक है। अंडा उत्पादन करने की, चूजे से अंडा बाहर निकलता है, उसे हेचिंग कहते हैं। और अंडा देने की क्रिया लेइंग कहलाती है, ठीक है। अब अंडा देना प्रारंभ कब करते हैं? 20 से 22 के सप्ताह में मुर्गियां अंडा देना प्रारंभ करती है और बंद कर देती हैं 72वें सप्ताह के बाद, ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ी हो जाती है, जिसे ब्रूडी हेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ग्रोअर मैनेजमेंट क्या होता है? चूजे के 8 सप्ताह की आयु से लेकर उसका उत्पादन आयु तक पालन पोषण करना है। दोस्तों टीजर बुल, जिसे नसबंदी करत नर भी बोलते हैं, इसका उपयोग करते हैं मादा पशु में मधकाल का पता लगाने के लिए। इसमें क्या करते हैं? पशु का जो यानी कि शुक्राणु नली है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है।
बाकी उसके अंडकोश वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाते, ओनली शुक्राणु नली को ब्लॉक करते हैं। तो याद रखना नसबंदी, नस को बंद करना, ठीक है। और दूसरा है बुलक बदिया कर्तनर, इसमें इसका क्या करते हैं कार्य, कृषि कार्य हेतु और बोझा ढोने हेतु काम आता है। इसमें क्या करते हैं उसके अंडकोश है ना उनको यानी कि हटा देते हैं, जिससे उसमें शुक्राणु व हार्मोन्स नहीं बनते, ठीक है। अभी डमडपेल दुग्धशाला से बर्तन है जो यानी कि दूध वगैरह निकालने के लिए छोटी मुँह की बाल्टी, इसमें यानी कि अशुद्धियाँ वगैरह कीटाणु वगैरह नहीं गिरते हैं। ग्रूमिंग या खुररा ब्रश वगैरह से यानी कि पशुओं की त्वचा को साफ करना, संक्रमण हट जाए ताकि। ग्रिट, अब ये देखो मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए खिलाए जाने वाले मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। अब यानी कि मुर्गी के अंदर क्या है कि यानी कि उसके अंदर उसको अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं रहेगी, ठीक है, उसमें कैनाबोलिज्म की प्रॉब्लम होगी। और दूसरा यानी कि उसमें अब आप सोचो कि मार्बल के टुकड़े छोटे छोटे खिलाते हैं वो पाचन कैसे कर लेते हैं। तो मुर्गी के अंदर दो होते हैं, प्रो वेंट्रिकुलस और प्रो वेंट्रिकुलस, ठीक है, जिसमें यानी कि वेंट्रिकुलस में मार्बल के टुकड़े हैं, इनको गिजार्ड में पीसा जाता है। कैथीटर पशुओं का साथ निकालने का यंत्र, ये तो छोटी छोटी चीज़ है, इनसे ऐसा कुछ है नहीं। रूमिनेशन जुगाली करना, ठीक है, बोलस या कट को पुनः चबाना हो गया। शून्य चराई चारागा, हाँ अब यहाँ पर याद रखना देखो दुग्ध सिरा और दुग्ध नलिका। दुग्ध सिरा क्या है कि यह एक बड़ी रक्त वाहिका हो जो पशु के पेट के मध्य से थन की ओर जाती है। सिरा देखो अपने यानी कि शरीर के अंदर ब्लड है ना वो सिरा और धमनी दो चीज़ों से होकर गुजरता है, ठीक है। सिरा के अंदर यानी कि थोड़ा यानी कि CO2 वाला ब्लड होता है और धमनी के अंदर यानी कि शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सिरा शब्द आ रहा है यानी कि वेन, जैसे अपन पशु के अंदर इंटरवेनल वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इंटरवेन इंट्रामस्कुलर वगैरह ऐसे, तो वेन मतलब नस। तो अपने को ये याद रखना है इसके अंदर ओनली खून बहता है, ठीक है, दुग्ध सिरा में। और दुग्ध नलिका मिल्क डक्ट, इसके अंदर यानी कि दूध बहता है। ये आयन में स्थित एलोलाइज में दूध बनता है जहाँ से ग्रंथि कुंडिका में दूध को लाती है, ठीक है। अब ये अपन आगे पढ़ेंगे हेलेज 40 से 50% नमी संरक्षित वाला एरिया, इसमें पर नमी परसेंटेज याद रखना अपने को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिप क्या हो गया कि बछड़े मेमनों को अपन जो देसी भाषा में बोलते हैं जैसे कि उसकी लाश या मांद जिसमें यानी कि भोजन करता है उसे फीडिंग कहते हैं। ब्लीटिंग भेड़ बकरी की आवाज़, बेलोइंग गाय भैंस की आवाज़, ठीक है। और एक होता है वेलोइंग शब्द, वेलोइंग कंफ्यूज मत होना। वेलोइंग क्या होता है यानी कि जब पशु यानी कि टेम्परेचर वगैरह बॉडी का उसको डाउन करने के लिए जब पशु तालाब वगैरह में यानी कि उनमें लौटता है कीचड़ वगैरह में, उसको वेलोइंग कहते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया भूख में कमी, ये कुछ यानी इतना। डिकिटिंग पशुओं में बाह्य परजीवी को हटाना, ठीक है। काफ जन्म से 6 माह तक का पशु और हिपर क्या है 6 माह से प्रजनन आयु तक का पशु, ये अपन आगे सब पढ़ लेंगे, ठीक है। आपका लक्ष्य अपना ये था यानी कि बहुत लंबा हो जाता है ऐसे अगर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, अपने ओनली इंपॉर्टेंट पढ़ा। देखो दोस्तों अब एग्जाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, वो भूख है ना कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, वो तो बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। और इससे रिलेटेड टॉपिक ही हम पढ़ेंगे प्रजनन पद्धतियाँ। दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यानी कि दोनों विस्तृत टॉपिक भी हैं। अगर लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वो इनसे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। और ये सब नोट्स वगैरह कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा डीप लिखा रहे हैं, इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर समझा कम रहे हैं, लिखा ज़्यादा रहे हैं भाई, वो चीज़ अपने को इतना नहीं पढ़ना है इसमें। तो चलो पहले मैं आपको देखो इसमें 2 टर्म्स है क्लोन और IVF, इनको अच्छे से समझना अपने को, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ याद क्या क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भले ही याद कम हो अपने को। कृत्रिम गर्भाधान देखो विश्व का अपने को डेटा नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है भारत में। भारत में 1939 में सबसे पहले डॉक्टर संपत कुमार ने, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान किया गाय के अंदर, पहले इस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक के अंदर, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा इसकी सन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के अंदर प्रथम बार हुआ है, तो 1939 में हुआ। किसने किया ये भी सेकेंडली ऑप्शनल हुआ है, यानी कि सबसे मेन तो यही है कि भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कब हुआ, कब किया गया, 1939 में। और ऐसे पूछ लिया सबसे विकसित काल्फ कब पैदा हुआ, तो 1943 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूपी ने किया, ठीक है। क्योंकि संपत कुमार ने जो यानी कि गाय में किया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब उसके बाद 2 टर्म्स हैं क्लोन और IVF। सबसे पहले अब ये अपन समझेंगे होता क्या है, दोनों का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहले अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं इसमें याद क्या करना है। अब देखो सबसे पहले हर AF वगैरह नाबार्ड ग्रेड है या फिर कई एग्जाम्स है सुपरवाइजर वगैरह भी, इनमें तो अब ट्रेंड किया, पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था ये क्वेश्चन कि भेड़ की क्लोन नस्ल कौन सी है, सबसे पहले भेड़ का क्लोन कौन सा बना, तो उसमें आएगा डोली, ठीक है। 1996 में बना सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट तकनीक से, जैसा कि आपने पढ़ा है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट, यानी कि सोमेटिक सेल में न्यूक्लियर केंद्रक ट्रांसप्लांट प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। अब वो अपन आगे पढ़ेंगे। देखो फिर बकरी की बनाई गई, बकरी की क्या बनाई गई, नूरी नस्ल, ठीक है, री से री याद रखना, बकरी नूरी 2012 में विकसित की गई भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। अब इनके प्रोफेसर वगैरह या फिर वैज्ञानिक जिसने विकसित किया वो पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। कितनी डेट को विकसित गई, क्या अब 14 अप्रैल 15 अप्रैल कितनी मार्च, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सन याद रखना, गाय है उसकी है गंगा प्रथम क्लोन, ठीक है, 2023 में विकसित किया गया, ठीक है। अब IVF
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये 1990 में एनडीआरआई ने विकसित किया, जिसका भैंस का विकसित किया था सबसे पहले। फर्स्ट आईवीएफ भैंस का बनाया गया, जिसका नाम भी क्या है, प्रथम, यानी कि फर्स्ट बनाई भैंस का है और उसका नाम भी रख दिया प्रथम, ठीक है। डॉक्टर मोतीलाल ने बनाया, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, ये इतना नहीं पूछेगा। अब देखो घोड़ा, घोड़े का आईवीएफ बना 2023 में, दो बने हैं, राज प्रथमा राज हिमानी। पहले राज प्रथमा बना फिर राज हिमानी, तो ये इतना याद नहीं है, इंपॉर्टेंट रखना, ऐसे पूछ ले। यानी कि भेड़ का क्लोन कौन सा है, डोली, कब विकसित किया गया, बकरी का कब विकसित किया गया, गाय का कौन सा है, कब विकसित किया गया, और भैंस का आईवीएफ कौन क्या है और कब विकसित किया गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो अपने को ये पता होना चाहिए। भैंस का आईवीएफ प्रथम है, 1990 में एनडीआरआई ने विकसित किया गया। अब अपन कृत्रिम प्रजनन प्रक्रिया के चरण पढ़े, उससे पहले अपन ये समझते हैं क्लोन और आईवीएफ क्या होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है अपने को। तो देखो दोनों ही है ना प्रजनन सुधार की तकनीकें हैं, नस्ल सुधार की, दोनों से ही नस्ल का सुधार होता है। अब दोनों में पर अंतर दिन रात का है। देखो सबसे पहले अपन आईवीएफ समझ लेते हैं। आईवीएफ क्या होता है कि कोई नस्ल है, अपने को श्रेष्ठ नस्ल तैयार करनी है, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, श्रेष्ठ मादा का चुनाव करते हैं सबसे पहले, बी मादा का चुनाव करते हैं, श्रेष्ठ मादा का, और श्रेष्ठ नर का चुनाव करते हैं, ठीक है। दोनों से यानी कि अपने को बढ़िया नस्ल तैयार करनी है, अच्छे दूध देने वाली। तो दोनों बढ़िया बढ़िया नस्ल की तैयार किया अपन ने। दोनों के अंदर नर के अपन ने शुक्राणु लिए, ठीक है, और मादा के अपन ने अंडाणु ले लिए, ठीक है। दोनों का यानी कि इन दोनों कृत्रिम गर्भाधान की है दोनों, ठीक है, विधियां दोनों, क्लोन भी और आईवीएफ भी कृत्रिम गर्भाधान की है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर अलग अलग है। देखो नर के इसमें शुक्राणु ले लिया अपन ने आईवीएफ में, और इसमें मादा के अंडाणु ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों को अपन ने ले लिया, अब लैब के अंदर इनका निषेचन करवाते हैं अपन, ठीक है। प्राकृतिक नहीं करते, लैब में करवाते हैं। लैब में इनका निषेचन करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक है। और उसके बाद इसको जो भ्रूण बना ना, फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो तैयार हुआ, उसको अपन किसी तीसरी नस्ल के अंदर स्थापित कर देते हैं, ठीक है। किराए की पशु मान लो, कोई भी मान लो, तीसरे के अंदर ही अपन स्थापित करके बच्चा प्राप्त कर लेते हैं। अब तीसरे का इसमें कोई रोल नहीं है, ये बस बच्चा देने का काम कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो ए और बी है ना, नर और मादा, उसके लक्षण आएंगे, दोनों के 50-50% आएंगे, 50 नर के शुक्राणुओं से, 50 मादा के अंडाणुओं से, ठीक है, दोनों के। लेकिन अब मान लो आपको ऐसा हो कि भाई मेरे पास एक भेड़ है, ठीक है, उस भेड़ का नाम जैसे डोली की यानी कि मदर है फिनडोरसेट, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि फिनडोरसेट है, यानी कोई भी भेड़ है, मेरे को तो भाई यानी कि 100 की 100% यही चाहिए, 1% नीचे ना, 1% ऊपर ना, मेरे को तो पूरी की पूरी 100% यही भेड़ चाहिए। तो उसका क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन है फिर क्लोन। इसमें नर को लेते ही नहीं ना, उसका यानी कि शुक्राणु वगैरह लेते, कुछ भी नहीं लेते नर। दूसरा इसमें ओनली मादा का रोल होता है। इसमें क्या करते हैं, ए मादा ली, ठीक है, अपन ने, ये मादा है, यानी कि इसके अपन ने क्लोन चाहिए, इसके 100 के 100% चाहिए अपने, जैसे डोली की थी फिनडोरसेट, ठीक है। तो ये है अपने को, ये की ये चाहिए 100 के 100 लक्षण ए वाले चाहिए अपने को। तो अपन क्या करेंगे, इसका है ना केंद्रक लेंगे, कोई भी यानी कि सेल ली, उस सेल से केंद्रक अलग कर लिया, ठीक है, केंद्रक ले लिया इसका न्यूक्लियर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी मादा लेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी भी सेल लेंगे, सेल मतलब कोशिका, लेकिन उसका केंद्रक रहित कोशिका लेंगे, यानी कि उसकी कोशिका से केंद्रक निकाल कर फेंक देंगे। इसमें तो क्या कर रहे थे अपन, कोई भी कोशिका ली, कोशिका से यानी कि अपन ने केंद्रक तो काम के लिए निकाल लिया और सेल को फेंक दिया। इस बी में क्या करेंगे अपन, यानी कि सेल को रखेंगे और उसके केंद्रक हटा देंगे, ठीक है। और फिर बी के अंदर है ना, ए वाला केंद्रक डाल देंगे बी की सेल के अंदर। बी यानी कि बी नस्ल है, इसका केंद्रक अपन ने हटा दिया और इसके अंदर ए नस्ल का केंद्रक अपन ने डाल दिया, ठीक है। तो अब यानी कि आपने इतना तो पता ही, आपको आरएनए डीएनए सारे केंद्रक के अंदर होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली फिर बी नस्ल का कुछ नहीं रहा, जो भी भ्रूण बनता उसमें बी नस्ल का कुछ रहा ही नहीं, यानी कि ए नस्ल की सेल ली, उसके अंदर उसका न्यूक्लियर यानी कि केंद्रक लिया, उस केंद्रक को बी नस्ल की सेल के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, और उससे उस ट्रांसप्लांट की हुई सेल को फिर अपन ने किसी सी नस्ल में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। बी नस्ल की सेल में ए नस्ल का केंद्रक ट्रांसप्लांट करके भ्रूण विकसित करते हैं, ठीक है, विद्युत के झटके वगैरह कैसे भी करके, और विकसित करने के बाद उस भ्रूण को अपन ने किसी भी किराए किया थर्ड यानी कि थर्ड मादा के अंदर प्रतिस्थापित कर दिया। उससे जो बच्चा बनेगा ना, उसका 100 का 100% वो ए मादा की तरह रहेगा, ना उसमें बी का कोई रोल, ना उसमें सी का कोई रोल। सी का रोल था ओनली बच्चा देने का, विकसित करने का। बी का रोल था ओनली कोशिका देने का, केंद्रक विहीन कोशिका देने का, रहने के लिए। सारा कुछ मैटर है ए का, क्योंकि केंद्रक न्यूक्लियर यानी कि इसमें यानी कि जेनेटिकली सारा चीज ही मैटर ही ए नस्ल का है, तो जेनेटिकली सारा का सारा फिर उससे नई तैयार हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे डोली भेड़ विकसित की गई थी। इसका क्या था, यानी कि जो
इसका स्तन था, स्तन की कोशिका ली थी, उसका कोशिका से न्यूक्लियर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट। ठीक है, इस विधि को सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट विधि बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब तो आपको पता है ये फिर यानी कि इसमें ट्यूमर वगैरह हो गया था इसमें डोली भेड़ में, जो अब ये मर चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसकी सेल पहले से ज़्यादा पुरानी थी मादा की, ये पहले से मादा इसकी पुरानी है पेरेंट्स, इसकी सेल ले लिया अपन ने, इसका ही केंद्रक ले लिया तो बहुत पुराना हो गया ऐसे। अब तो बहुत विकसित चीज़ चल गई, अब तो ऐसे नहीं होता, अब तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब देखो उसके बाद अपन ने वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कृत्रिम गर्भाधान AI के चरण। ठीक है, इसमें सबसे पहला चरण है वीर्य एकत्रण। ठीक है, अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये क्रम वाइज ये भी याद नहीं रखना, ये याद रखना अपने को गाय भैंस में वीर्य एकत्रण करते किससे हैं, आर्टिफिशियल या डम्मी वेजाइना से। ठीक है, कृत्रिम योनि से। भेड़ बकरी में मसाज द्वारा। और इंपॉर्टेंट याद रखना, सूअर के अंदर करते हैं इलेक्ट्रो एजाकुलेशन यानी कि विद्युत स्खलन विधि, विद्युत के झटके लगाते हैं जिससे सूअर के अंदर वीर्य निष्कर्षित होता है उसे। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, इलेक्ट्रो एजाकुलेशन विधि। ठीक है, अपने को विधि याद रखनी है। अब देखो वीर्य परीक्षण, BBC परीक्षण। ठीक है, ब्रोमोथाइल ब्लू कैस्टालेज परीक्षण हो गया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म वगैरह याद नहीं रखनी, बस अपने को याद एग्जाम में ऐसे आएगा कि वीर्य की pH और शुद्धता किस परीक्षण से ज्ञात की जाती है, तो उसमें अपने को BBC परीक्षण ज्ञात करना है उससे। ठीक है, MBR परीक्षण। ठीक है, मेथिलीन ब्लू रिडक्शन परीक्षण, इसमें यानी कि शुक्राणुओं की गतिशीलता देखते हैं और रंग पैटर्न देखते हैं। ठीक है, रंग पैटर्न मतलब इसके अंदर यानी कि मेथिलीन के अंदर डाला जाता है शुक्राणुओं को, तो जो सबसे पहले रंगहीन होता है वही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, और इसमें शुक्राणु गतिशीलता मिनिमम 40% होनी चाहिए। लेकिन अपने को इतना डीप नहीं जाना, फिर बताता हूँ। वीर्य एकत्रण में विधियाँ याद रखनी है, गाय भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना, भेड़ बकरी की मसाज, सुअर की विद्युत एजाकुलेशन। ठीक है, और वीर्य परीक्षण BBC परीक्षण शुद्धता pH के लिए, MBR परीक्षण होता है शुक्राणु गतिशीलता के लिए। ठीक है, वीर्य का तनुकरण किससे करते हैं, यानी कि वीर्य को फैलाते किससे हैं, ज़्यादा मटेरियल के से, क्योंकि एक वीर्य की बूंद में बहुत ज़्यादा शुक्राणु होते हैं तो अधिक मात्रा में काम ले सकते हैं, तो एग योल्क यानी कि अंडे की जर्दी के अंदर मिलाते हैं। ठीक है, वीर्य का भंडारण केयोकेंजारी अंतर के अंदर करते हैं, 10 से 15 साल तक रहते हैं। जैसे अपने वेटनरी डॉक्टर वगैरह कंपाउंडर वगैरह आते हैं, उनके पास होता है वो एक जार साग कैन साग, उसके अंदर क्या होती है, तरल नाइट्रोजन होती है 196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ज़्यादा याद रखना, शुष्क CO2 वगैरह। हिमशीत वीर्य का थ्रोइंग टेम्परेचर अपने को याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस प्रति 30 सेकंड। ठीक है, अब कृत्रिम गर्भाधान करना। अब अपने को इसमें तो बाई चांस कम चांस थे, यानी कि ये क्लोन और IVF तो इंपॉर्टेंट था, इसमें कम। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो कृत्रिम गर्भाधान गाय भैंस के अंदर रेक्टो वेजाइनल विधि में करते हैं। ठीक है, और भेड़ बकरी के अंदर करते हैं वेजाइनल स्पेकुलम विधि में। ठीक है, याद रखना। देखो एक दो नोट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। मादा की हीट में आने के 12 से 18 घंटे बाद गर्भित करवानी चाहिए मादा को। ठीक है, AI करवा रहे हो या फिर आप प्राकृतिक करवा रहे हो। ठीक है, और AI के 2 से 3 माह बाद गर्भ परीक्षण भी अपने को करवा लेना चाहिए। गर्भ परीक्षण भेड़ बकरी के अंदर तो करते हैं एब्डोमिनल पल्पेशन के द्वारा। ठीक है, और गाय भैंस के अंदर करते हैं रेक्टल पल्पेशन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एब्डोमिनल मतलब यानी कि पेट से ही पता चल जाता है इसका, तो और गाय भैंस के अंदर रेक्टल यानी गुदा के अंदर वो हाथ वगैरह डालकर अपन चेक करते हैं, ऐसा सीन है। अब उसके बाद देखो प्रजनन पत्तियाँ, इसमें ज़्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, सारी विधियाँ ये याद नहीं रखनी है अपने को, परिभाषा याद नहीं रखनी है, आउट ब्रीडिंग में क्या होता है क्या नहीं, फिर भी आपको मैं बेसिक तो बता ही दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर जरूर कराऊंगा आपका, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, पढ़ना अपने को इंपॉर्टेंट है, ओनली क्रॉस ब्रीडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें ट्रिपल क्रॉसिंग भी, जिसमें राठी का संकरण हुआ था, ट्रिपल क्रॉसिंग भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी पढ़ते हैं अपन। देखो प्रजनन विधियों के अंदर अंत प्रजनन, इसके अंदर क्या होता है, अंत प्रजनन के अंदर 2 होते हैं प्रजनन, अंत प्रजनन और आउट ब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन। ठीक है, अंत प्रजनन इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि यानी कि रिलेटेड होते हैं, पूर्वज वगैरह 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्वज समान होते हैं, और आउट ब्रीडिंग में पूर्वज समान नहीं होते। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग हो गई। क्लोज में यानी कि निकट संबंधी हो गई, जो एकदम क्लोज संबंधी है, वो पिता पुत्री माता पुत्र ऐसे है ना। ठीक है, लाइन ब्रीडिंग में यानी कि थोड़े दूरस्थ संबंधी हो गए। ठीक है, चचेरे भाई बहन ऐसे कुछ। ठीक है, ये अपने को इतना याद नहीं रखना। आउट ब्रीडिंग 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्वज समान नहीं होते। आउट क्रॉसिंग, इसके अंदर पहला आ गया भिन्न संकरण या आउट क्रॉसिंग। भिन्न संकरण के अंदर क्या होता है, गिर नर और गिर मादा, यानी कि सेम नस्ल सेम होती है। ठीक है, लेकिन उसके पूर्वज है ना 4 से 6 पीढ़ियों के पूर्वज वो समान नहीं होते, सेम नस्ल होती है लेकिन पूर्वज समान नहीं होते। ग्रेडिंग अप क्या होते हैं, कर्मोन्नति, ये नस्ल सुधार हेतु बनाई गई थी, ये अपने इंपॉर्टेंट याद रखना है ग्रेडिंग अप। चलो अब ग्रेडिंग अप को भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग अप में क्या करते हैं, एक शुद्ध नर लेते हैं, शुद्ध नर। ठीक है, और दूसरी लिए अपन ने अशुद्ध मादा, नस्ल सुधार के लिए कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुद्ध नर और शुद्ध मादा के अंदर अपन ने क्या कराया, क्रॉस करवाया। ठीक है, ये 100% शुद्ध और ये 100% अशुद्ध। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो 50% इसके आगे 50% इस शुद्ध के आगे, तो 100% बन गया यहाँ पर।
100% के अंदर 50 तो शुद्ध है और 50 अशुद्ध है, ठीक है, नस्ल। यानी कि अपनी नस्ल अभी आधी तो शुद्ध हो गई और आधी अशुद्ध है, ठीक है, जो भी नस्ल बनी। अब उसका क्या करते हैं, उसका फिर से शुद्ध नर के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, इसके 50% शुद्ध फिर से आ जाएंगे, ठीक है, 50% शुद्ध आ जाएंगे। और इसके क्या है 100% में, यानी कि 50% अशुद्ध है, 50% शुद्ध है, तो इसमें से 25-25 आ जाएंगे दोनों के, ठीक है। तो 25% शुद्ध और 25% अशुद्ध आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हो गए। तो ऐसे करके दोनों का मिलाकर क्या बना, 25 और 50 मिलाकर क्या बन गया, 75% शुद्ध। 75% शुद्ध हो गई ये नस्ल। अब इसको फिर से इससे ही करा देंगे, ठीक है। 75% शुद्ध हो गई, बाकी 25% इसमें बच गया अशुद्ध, ठीक है। अब 75% का यानी कि इसमें आधा ले लो और 25% का आधा ले लो और इसका आधा ले लो, ऐसे क्रॉस करवाएंगे तो 7 से 8 पीढ़ी में चाहे कितनी ही अशुद्ध नस्ल हो, चाहे वो दूध नहीं देती हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसको अपन अच्छे नर के साथ कराते हैं तो 7 से 8 पीढ़ी बाद वो 100% शुद्ध बन जाती है, ठीक है। ये हो गया ग्रेडिंग अब इंपॉर्टेंट था। उसके बाद प्रजातीय संकरण, 2 अलग अलग प्रजाति के मध्य संकरण करवा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रजाति यानी कि प्रजाति अलग हो गई, गाय और भैंस के अंदर संकरण करा गया ऐसे, ठीक है। यूरोपियन गाय अमेरिकन भैंसे के अंदर संकरण कराया, कैटलो बना, शेर और चीता के अंदर करा दिया ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, प्रजाति तो एक ही होती है लेकिन नस्ल अलग अलग होती है, ठीक है। नस्ल सुधार इससे ही होता है, संकर नस्लें इससे विकसित होती है, प्रजाति सेम होती है लेकिन नस्लें अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे आ गया अपना करण फ्रीज, करण स्विस, फ्रीजवाल, अविवस्त्र, अविकालीन, मेहसाना, एंग्लो न्यूबियन, बीकानेरी ऊँट, ये सब इससे विकसित किए गए हैं, ठीक है। अब देखो करण स्विस किससे विकसित की गई है, देखो करण फ्रीज, देखो सबसे पहले करण फ्रीज विकसित की गई है। फ्रीज मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है, और थार पारकर दोनों से विकसित की गई है। करण स्विस किससे विकसित की गई है, करण स्विस ब्राउन स्विस, स्विस लग रहा है ब्राउन स्विस, और यानी कि साहिवाल से विकसित की गई है, ठीक है। और इसमें फ्रीजवाल किससे विकसित की गई है, होलिस्टीन फ्रीजियन और यानी कि साहिवाल से विकसित की गई है। अविवस्त्र रेमबुल और चोकला नस्ल से विकसित की गई है, ठीक है। और अविकालीन किससे की गई है, रेमबुल और मालपुरा से विकसित की गई है। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। एक इसमें याद रखना है बीकानेरी ऊँट है, सिंधी बलूची से विकसित किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट है ट्रिपल क्रॉसिंग, रोटेशनल या त्रिसंकरण, इससे अपनी राठी नस्ल विकसित हुई है, ठीक है। आपको पता हो तो राठी त्रिसंकरित नस्ल है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग का ही एग्जाम्पल है वो, क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर ट्रिपल क्रॉसिंग का, ठीक है। इसमें यानी कि 3 नस्लों का एक साथ विकसित किया जाता है, यानी कि प्रजाति सेम ही हो गई, नस्लें अलग अलग हो गई, तो यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग हो गया लेकिन 3 नस्लों का करते हैं, जैसे साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी का किया गया है, उससे राठी बनी है, ठीक है। बैक क्रॉसिंग, इसमें नर व मादा का क्रॉस कर देते हैं तथा उसका पैर रख के साथ ही फिर से करा दिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये याद रखना अपना, क्रॉस ब्रीडिंग याद रखना, इसमें ट्रिपल क्रॉसिंग याद रखना, ठीक है, प्रजातीय संकरण याद रखना और ग्रेडिंग अप याद रखना, ठीक है। और इसमें यानी कि विधियाँ वगैरह याद रखना। तो ये टॉपिक भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो पशुओं में मम्मा से ये पहले भी क्लास बता दी, फिर भी अपन इसको इससे शॉर्ट क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो पशुओं में अमाशय, पशुओं में अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहला पशुओं में अमाशय के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रोमंथी पशु, दूसरा अरोमंथी पशु, तीसरा आभासी रोमंथी पशु। रोमंथी पशु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय, याक, जिराफ वगैरह, ठीक है। अब ये जुगाली तो करते हैं। अब इनके अंदर यानी कि पशुओं के अमाशय के 4 भाग होते हैं इसमें, यानी कि इनके गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह, इनके अंदर क्या है, अमाशय 4 भागों में बटा होता है। सबसे पहला पार्ट है रुमेन, ये बाईं ओर होता है पेट के, ठीक है। आपको पता है क्योंकि जब तो पशुओं को दाईं ओर गिराते हैं नीचे रीयूज मेथड द्वारा, क्योंकि बाईं ओर रुमेन होता है। और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है 80%, क्योंकि इसमें भोजन का संग्रहण होता है। आप एक चीज़ देखो, पशु यानी कि जल्दी जल्दी घास को खाता है, सीधा निगल लेता है, ठीक है। उस टाइम वो पाचन करके धीरे धीरे नहीं खाता, बाद में वो फिर से जुगाली करता है पशु, ठीक है। तो रुमेन में क्या है, वो जल्दी जल्दी खाएगा एक बार तो वो इकट्ठा होगा, तो यानी कि सबसे बड़ा पार्ट यही है, तभी तो इसे एक स्टोर कर पा रहा है। स्टोरेज रूम यानी कि सबसे चीज़ बड़ी होती है, तो 80% इसमें स्टोर हो गया। अब इसका कार्य भोजन का संग्रहण 5.8 से 6.8 इसमें नमी होती है, ठीक है। दूसरा है रेटिकुलम, ये सबसे छोटा भाग है 5%। अब आप बोलोगे सबसे छोटा क्यों, क्योंकि इसका कार्य है, ये मधुमक्खी के समान हनीकॉम्ब जैसी इसकी संरचना होती है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, अखाद्य वस्तु होती है, जैसे कील, पत्थर वगैरह, पशु अगर गलती से 4 एक साथ चली जाएं तो उनको यानी कि पेट में आगे जाने से रोकना और उनको फिर से बाहर निकालना जुगाली के टाइम, ये होता है रेटिकुलम का कार्य। तो सबसे छोटा होना ही था, क्योंकि पशु पागल तो है नहीं, सारा चारा वगैरह खाएगा, ठीक है। वो थोड़ा बोड़ा यानी कि गलती से, यानी कि पागल तो है नहीं, यानी कि पशु की यानी कि वो सारा का सारा पत्थर वगैरह ही खाएगा। थोड़ा मोड़ा गलती से 4 एक साथ पत्थर आ जाता है तो उसको अलग कर देता है, तो इसके लिए कितनी की जगह चाहिए, 5% बहुत है। तो सबसे छोटा पार्ट है रेटिकुलम, ठीक है। अब ओमेजम और एबोमेजम समान मात्रा के पार्ट है, यानी कि देखो इसमें जल का अवशोषण होता है ओमेजम में ओनली, और एबोमेजम क्या होता है, ये ट्रू स्टोमच होता है, सत्यामाशय होता है। इसमें भोजन का पाचन होता है और एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। 7 से 8% भाग होता है। अब तक क्या हो रहा था, देखो रूमेन, रेटिकुलम और ओमेजम में क्या हो रहा था कि ओनली भोजन का
संग्रहण हो रहा था, अवशोषण वगैरह हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि सारी टेक्निकल टर्म थी सारी की सारी ये तीनों। यानी कि अब और मेन भोजन का पाचन वगैरह तो यहाँ पर हो रहा है ना, यानी कि सारे एंजाइम्स वगैरह यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये सत्यामाशय अंग हो गया। अब उसके बाद एरोमंथी पशु, नॉन रूमिनेंट, जो यानी कि जुगाली नहीं करते हैं, केवल एक ही अमाशय पाया जाता है, जैसे अपन खुद मनुष्य हो गया, ठीक है। शेर, कुत्ता, जेबरा, खरगोश, हाथी, गधा, घोड़ा, सुअर, ये सब आ गए इसमें। एक चीज़ अपने को याद रखनी है, देखो खरगोश याद रखना है, खरगोश है ना, यानी कि ये भी शाकाहारी पशु है लेकिन एरोमंथी में। और यानी कि इसके अंदर रोमंथी पशु में हिरण है ना, हिरण और जिराफ, तो हिरण याद रखना, हिरण है वो यानी कि रोमंथी पशु है, लेकिन उसके अंदर यानी कि रोमंथी पशु है, 4 पेट होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं पेट में। और यानी कि खरगोश के अंदर क्या है, एरोमंथी पशु है फिर भी इसमें, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। थर्ड हो गया आभासी रोमंथी, ठीक है, स्यूडो रूमिनेंट बोलते हैं जिसे। ये पशु यानी कि जुगाली करते हैं, ठीक है, जुगाली तो करते हैं लेकिन ओनली आभासी जुगाली करते हैं, यानी कि इनके अंदर एक अमाशय का पार्ट अनुपस्थित होता है। अब आप दिमाग लगाओ कौन सा होगा, जाहिर सी बात है, देखो इसके अंदर एग्जाम्पल देखो क्या है, ऊँट और लामा। अब ये ऊँट है, ये देखो रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है, जो ये वनस्पति खाता है, यानी कि जो भी चारा वगैरह खाता है, उसमें पहले से पानी की कमी है। तो यानी कि अपने को कॉमन सी बात है, यानी कि जो पानी का अतिरिक्त जल का अवशोषण करता है, यानी कि ओमेजम, जो जल का अवशोषण करता है, तो इधर जल पहले से ही कम है तो अवशोषण करेगा ही नहीं, होगा ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, सीधा सीधा रोमंथी पशुओं की आंत में, सॉरी आवासी रोमंथी पशु में क्या हो गया, जुगाली करते हैं। और इसमें अमाशय के 3 भाग होते हैं, C1, C2 और C3। इनको वैज्ञानिक टर्म है, इनको बोलते क्या है, C1 को रूमेन, C2 को रेटिकुलम और C3 को एबोमिजम, ठीक है। और इसमें ओमिजम अनुपस्थित रहता है। अब इसके बाद देखो एक एग्जाम फैक्ट सुन लो, रोमंथी पशुओं के हाथ में है ना मिथेनोजन जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, जिसका कार्य क्या होता है, भोजन का पाचन करना है, किण्वन करना होता है, सेलुलोज का किण्वन। ये है ना एग्जाम फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है, और यानी कि ये मिथेनोजन जीवाणु है तो क्लियर सी बात है मीथेन का उत्सर्जन करेगा, और मीथेन का उत्सर्जन से ये पाचन करता है, पाचन में सेलुलोज को तोड़ता है, ठीक है, सेलुलोज को तोड़ना इंपॉर्टेंट बात है। अब उसके बाद अपना अगला टॉपिक है पशुओं को चिन्हित करना। चिन्हित कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखना, पशुओं में इनमें बेसिक, देखो इनमें ऐसे नहीं लेवल का क्वेश्चन आएगा, बट इसमें बेसिक क्वेश्चन आ सकता है 1। तो क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, पशुओं को चिन्हित करना, टैटूइंग, गोदना, इसमें सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो ऐसे कॉमन से क्वेश्चन आएंगे, इनमें लेवल के क्वेश्चन नहीं बन सकते, छोटे मोटे टॉपिक्स में लेवल के क्वेश्चन नहीं बन सकते, याद रखना, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो टैटूइंग यानी गोदना सबसे श्रेष्ठ विधि है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, टैटूइंग यंत्र की सहायता से चिन्हित करते हैं कान में, उसके बाद, और ये स्थायी विधि है, उसके बाद स्याही वगैरह लगा देते हैं। एज है इसकी 1 से 2 सप्ताह, ठीक है, याद कर लेना। 1 से 2 सप्ताह ही भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया भी 1 से 2 सप्ताह पर ही होती है, ठीक है। और सींग रोदन क्रिया भी 1 से 2 सप्ताह में ही होती है, और टैटूइंग भी 1 से 2 सप्ताह में होती है, ठीक है। दूसरा है ईयर नोचिंग, सॉरी दूसरा है ब्रांडिंग या दागना। ये 2 प्रकार से होता है। हॉट ब्रांडिंग स्थायी विधि है, पशु की त्वचा जल जाती है, पशु की गुणवत्ता खराब हो जाती है, यानी कोई भी, यानी कि गर्म धातु की गर्म धातु की छड़ वगैरह ली, उसको गर्म किया और उसको पशु की जांग या पीठ पर लगा दिया, इससे बाल वगैरह भी सब कुछ जल जाते हैं, खाल भी जल जाती है, पशु को कष्ट भी होता है, ठीक है। कोल्ड ब्रांडिंग क्या होता है, इसमें तरल नाइट्रोजन का यूज करते हैं, और इसमें ब्रांडिलेक्स रसायन का यूज करते हैं, ठीक है। तरल नाइट्रोजन और ब्रांडिलेक्स रसायन का यूज करते हैं, ये स्थायी विधि है। अब उसके बाद अपन चलते हैं ईयर नोचिंग, सुअर में प्रचलित है, ठीक है, इतना याद रखना है। वी आकार का चौक और कैसा भी कट लगा हो उसकी मर्जी, सुअर में प्रचलित है। तीसरा पेंटिंग या कलर मार्किंग, भेड़ बकरी में की जाती है, इसे वूल मार्किंग भी कहते हैं, यानी कि ऊन मार्किंग। प्रजनन की समय की पहचान तो की जाती है, ठीक है, और इससे एक दिक्कत भी है, यानी कि ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला है 5वां टैगिंग। टैगिंग मतलब टैग वगैरह लगा दिया जाता है पक्षियों में, ओबियसली, यानी कि छोटे जानवरों में टैग लगा सकते हैं, तो पक्षियों के अंदर की जाती है। पंख में, गले में, पैरों में प्लास्टिक के छल्ले वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह के टैग बांध दिए जाते हैं, ठीक है, ये टैगिंग हो गया। अब एक एग्जाम फैक्ट जरूर याद रखना, ठीक है, ईयर टैगिंग, ये आजकल चल रहा है, यानी कि अपन भी अपने गाय भैंसों में देखते हुए कान में वो पीला पीला टैग लगा होता है जिस पर नंबर वगैरह लिखे होते हैं। ये न्यू विधि है, प्रचलित न्यू विधि, सभी पशुओं में प्रयोग की जाती है, ठीक है, सुअर वगैरह में, भेड़ बकरी में, गाय भैंस में, किसी में भी। ये गवर्नमेंट खुद यानी कि चाहती है कि यानी कि सभी पशुओं को बीमा उमा करवाते हैं, पर पशु है तो उसमें करते हैं ये, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना हो गया। अब उसके बाद अपना टॉपिक अगला सींग रोदन, ठीक है। सींग रोदन में क्या है, उद्देश्य याद रखो सबसे सिंपल, पहला तो इसका उद्देश्य है रोगों से बचाव। रोगों से बचाव कैसे, यानी कांकरेज गाय है ना, अपन पढ़ते हैं नस्लों में, कांकरेज गाय, उसमें 99% संभावना होती है कैंसर होने की। कैंसर कहाँ होता है, सींग कैंसर, ठीक है, 99%। और वो सींग कैंसर होता है क्यों, आपको देखो एक यानी कि बेसिक चीज़ें अपने को कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सींग कैंसर क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कांकरेज गाय के बहुत बड़े और बहुत मोटे सींग होते हैं, ठीक है। और वो सींग मोटे और बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें सेल मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि सेल ज़्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है उससे। तो आपने एक टर्म्स आपको पता होगी, ज़्यादा सेल डिवीजन होता है तो वहाँ कैंसर होने की संभावना बढ़ी जाती है। सेल डिवीजन कम भी अच्छा नहीं है, वृद्धि रुक जाती है, और अधिक मात्रा में भी अच्छा नहीं है। तो कांकरेज गाय के सींगों में क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, जिससे 90% सींग कैंसर होने की संभावना होती है। तो पहले ही अगर सींग रोदन कर देंगे तो कैंसर से बचाव भी हो जाएगा, ठीक है।
ये कंसेप्ट बेसिक क्लियर होने जरूरी है अपने को, ठीक है। अब देखो इसमें विधियाँ कौन सी है, सबसे पहले रासायनिक विधि, ये सर्वोत्तम विधि है, वो ओनली क्लियर, इनसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगरोधन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है इनमें से, सारी विधियाँ दे देगा तब आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। इसमें अब इसमें क्या यूज करते हैं, KOH कास्टिक पोटास यूज करते हैं, और NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। कास्टिक पोटास यानी KOH यूज करते हैं, इसलिए इसे कास्टिक छड़ विधि भी कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त एज 1 से 2 सप्ताह, 7 से 15 दिन। आपको बताया था सिंगरोधन की भी यही है, भेड़ में पूछ काटने की क्रिया की भी यही है, ठीक। गर्म छड़ विधि, इस यह असुरक्षित है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाती है। सीधे क्या किया, 2 कील वगैरह बड़ी यानी कि छड़ ली और पशु की सींग छोटे सींगों पर इधर गिरी, उसे यानी कि सींग जल जाते, पशु को कष्ट होता बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर विधि, ठीक है, यह डीहार्नर एक यंत्र होता है, उस 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं और फिर उसको सींगों पर रख देते हैं, तो सींग कलिकाएं, इससे सींग कलिकाएं या सींग कोशिकाएं जल जाती है, तो विकसित नहीं हो पाती सींग, ठीक है। इसको इतना ही रख दे यानी कि पशु की यानी कि खाल आ जाए, यानी कि जब तक सींग की कलिकाएं ना जल जाए तब तक ही, ज़्यादा भी नहीं। गर्म छड़ विधि में तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है पशु। अब देखो चौथी है इलास्ट्रेटर रबड़ बैंड विधि, इसमें क्या करते हैं, छोटे सिंग और कम उम्र के पशु हेतु उपयोग होती है। छोटे सिंग यानी कि 10 सेंटीमीटर वगैरह, ये जरूरी नहीं है याद रखना, बाकी ये है कि जिनके छोटे सिंग होते हैं उसमें रबड़ के छोटे छोटे बैंड आते हैं, ठीक है। वो रबड़ बैंड यानी कि जब पशु छोटे होता है, सिंग बढ़ता है, तभी उसी टाइम पहना देते हैं, वो टाइटली पहना देते हैं, तो उससे विकसित हो ही नहीं पाता, वो बाहर खुला यानी कि उसको पोषण नहीं मिल पाता, वो विकसित नहीं हो पाता। और इसमें फिर पांचवा है अपना आरी द्वारा, ठीक है, इसे साम मेथड भी कहते हैं। अधिक उम्र वाले बड़े सिंग वाले पशु में होता है, आरी से कटिंग कर दी भाई। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पशुओं में भार ज्ञात करना, ठीक है। बछड़े का औसतन वजन आपको याद रखना है कि 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन बढ़ता है, जब तक वो व्यस्क ना हो जाए तब तक, ठीक है। अब भार ज्ञात करने की विधियाँ देखो, यानी कि एक तो होता है यानी कि प्रत्यक्ष विधि, मशीन कांटे पर तोल कर कैसे भी कर ले अपन, ठीक है, यानी कि उसको यानी कि प्रत्यक्ष तोल लेंगे भाई इतना वजन आ रहा है ऐसे। तो इसमें क्या करते हैं, वो सिंपल सी बात है, वेट पशु एक समय खाता है तो पशु अपना तरह तो है नहीं 1-2 रोटी खा लिया, पूरा चारा खाता है, अच्छे से पानी पीता अपने, यानी कि पूरे दिन का एक टाइम का एक बारी। तो उस इसलिए क्या करते हैं, पशु को 8 से 24 घंटे, ये जरूरी नहीं है याद रखना, बट ये है कि कुछ समय पहले उसको भोजन और पानी देना बंद कर देते हैं। इसमें 2 विधि है, स्प्रिंग तुला, चौकी तुला। स्प्रिंग तुला भेड़ बकरी छोटे पशुओं के लिए, चौकी तुला यानी कि चौके के ऊपर बड़े पशु गाय भैंस के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं, इससे सवाल नहीं उठ सकता। सवाल उठ सकता है तो सेपर सूत्र पूछ सकता है इसमें, मात्र ओनली सेपर सूत्र, ठीक है। तो सेपर सूत्र पौंड में वजन ज्ञात करते हैं, इसमें लंबाई गुणा धरत घेरा, ठीक है, दोनों इंच में होते हैं, बटे 300, ये याद रखना, बटे में 100 मत लगा देना, ठीक है, एग्जाम में ओनली इसमें ये इंपॉर्टेंट रखना, और कुछ याद मत करना, कुछ भी याद मत करना शरीर के बाहर वालों में, ठीक है। इसके अंदर गिनती की 2-4 विधियाँ वो तो पढ़ ही लेना। अब इसमें देखो धरत घेरा क्या होता है, जो पशु का सीना होता है ना, पीठ होती है उस सीना, वो चारों मेर, उसके चारों का घेरा है परिधि, वो धरत घेरा। लंबाई की होती है कंधे से लेकर पश्च की हड्डियाँ, वो पीछे की जो हड्डियाँ होती हैं ना पशु की पूंछ से पहले जो 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, पिन बोन्स बोलते हैं उनको, वहाँ तक का। तो ये जरूर याद रखना अपने को, लंबाई इंच में और धरत घेरा इंच में, बटे 300, 100 याद मत रखना। तो अपना ये टॉपिक भी कवर हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता, वरना अपन नस्लें वगैरह भी अभी पढ़ लेते, तैयार कर रखा है मैंने सारा मैटर सब कुछ, बट अगले वीडियो में पढ़ेंगे जल्दी, यानी कि एक वीडियो हो रहा है उसमें कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों। 3:52 हो चुके हैं यार भाई रात के, ठीक है, 4 बजने वाले हैं यार, उठना है और फिर सुबह सोना भी है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है दोस्तों। वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, फिर से बोल रहा हूँ भाई यार, मेहनत के लिए सपोर्ट तो कर ही देना। धन्यवाद।